अभिक्रिया की दर तथा कोटि निर्धारण की ग्राफी विधि, इसको पढ़ा जाना है। तो N2O5 को लेंगे तो N2O5 के विघटन की जो दर है वो उसको लिखा जाना है। तो विघटन की दर जो है इसको इस तरह से लिखेंगे N2O5। तो N2O5 टूटेगा इस तरह से और NO2 बनेगा और O2 बनेगा। तो N2O5 के विघटन की दर इस प्रकार है, पहले आप यही कहोगे। अब इसमें संतुलित कर लेंगे तो यहाँ पर जो है 2 रख देंगे, यहाँ पर 4, इस तरह से। तो ये संतुलित हो गया। अब इस अभिक्रिया का अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने के लिए विभिन्न समयांतरालों पर तो आप इसको लिख दोगे, इस अभिक्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो इस अभिक्रिया का अध्ययन करने के लिए हम विभिन्न समयांतरालों पर, मतलब अलग अलग समय पर, तो विभिन्न समयांतरालों पर अलग अलग समय पर अभिक्रिया मिश्रण के दाब में वृद्धि का मापन करेंगे। तो आप अभिक्रिया मिश्रण में दाब वृद्धि के मापन का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आप कहोगे कि अभिक्रिया जो रहेगी उसमें दाब वृद्धि जब हम करते जाएंगे तो दाब में जो वृद्धि होगी उसके मापन का हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें से विभिन्न आपको प्रायोगिक मान मिलेंगे, उनको लिखना है। और आप एक तरफ हम समय को लिख देंगे, जैसे इधर क्या रहेगा समय। अब दूसरी तरफ जो प्रायोगिक मान मिलेगा उसको हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो जैसे N2O5 जो रहता है उसको हम लिखेंगे और N2O5 मोल और लीटर ऋण 1, तो उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। N2O5 जो है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब समय बीतता जाएगा, 0 है, 10 मिनट है, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ऐसे हम लिखते हैं। तो जो समय रहेगा उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब इसका जो N2O5 रहेगा उसके सांद्रण को भी लिखते चलते हैं। जैसे ये मान लो इस समय 172 × 10⁻⁴ मोल लीटर है। इसके बाद और आगे जब प्रयोग करेंगे तो हमको अलग अलग मिलेगा। जैसे 113 मिलता है × 10⁻⁴, इसका 20 मिनट पर हमको और अलग मिलेगा। जैसे 84 मिला, 84 × 10⁻⁴, 30 मिनट पर यही हमको और सांद्रण बदल जाएगा। जैसे 62 मिल गया तो ये × 10⁻⁴। अब इधर 0 का 10 का 20 का 30 और 40 मिनट पर इसका और अधिक और अलग सांद्रण जो मिलेगा उसको लिख देंगे। जैसे 46 × 10⁻⁴, 35 × 10⁻⁴। तो ये जो हमको जो प्रायोगिक मान है उनको यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब इसके अनुरूप हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ में 2 अक्ष रहेगा। एक अक्ष पर हम जो है सांद्रण लेंगे, इस अक्ष पर क्या लिया जाता है सांद्रण, और इस अक्ष पर क्या लिया जाता है समय। तो ये 2 अक्ष पर अलग अलग मान लेंगे। तो सांद्रण में जैसे आप जान रहे हो, इस बार हमको क्या लेना है N2O5 का ही लेना है और N2O5 का मोल लीटर ऋण 1, ये सांद्रण यहाँ पर इस अक्ष पे ले लेंगे।
जैसा कि आपने उल्लेख कर दिए। और समय जो है उसको हम किस में लेंगे, मिनट में लेते हैं। समय को किस में लिया जाता है, मिनट में। तो एक ग्राफी विधि है। अब इसमें हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ जो है इस तरह से, जैसे अब समय को भी हमको दर्शाना होगा। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 20 मिनट, यहाँ पर 40 मिनट, यहाँ पर 60, यहाँ पर कितना मिनट हो गया, 80। तो इस तरह से मिनट को दर्शा दिया गया। अब इनके सांद्रण को भी दर्शाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करते हुए यहाँ सांद्रण लिख देंगे 0.002, फिर 0.006, फिर 0.010, ऐसे सांद्रण लिख दिए गए। तो इस तरह से आप देख रहे हो, इधर सांद्रण लिख दिए और इधर क्या लिख दिए, समय। अब इसका ग्राफ बनेगा, उसको ऐसे लिख देना है। तो ये देखिए ग्राफ इस तरह से हमको प्राप्त होगा। तो ये जो यहाँ पर मान रहेगा वो डेल्टा एक्स का रहेगा, डेल एक्स। और यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो जो है किसका रहेगा, डेल्टा टी का। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक बिंदु रहता है P, यहाँ पर क्या रहेगा, बिंदु P। अब इस तरह से जो स्लोप रहेगा, स्लोप ढाल जो रहता है उसको लिख देते हैं ATP पर रहेगा। जैसे सामान्य ताप दाब होता है उस तरह से ATP पर हम पढ़ेंगे। और इसका मान जो है कितना रहेगा, डेल एक्स बटे और डेल टी। तो इस तरह से यहाँ पर मान मिलता है। और डेल एक्स बटे डेल टी ये उसका स्लोप का मान होगा। तो कुल मिलाकर ये अभिक्रिया की दर तथा कोटि निर्धारण में विभिन्न प्रायोगिक मान को आपने देखा। और ये जो है इधर सांद्रण ले लिए गए। तो सांद्रण इस अक्ष पे आपने लिया है तो उसको आप उल्लेख किए थे। और इधर इस अक्ष पे क्या लिखा है आपने, समय। तो सांद्रण आपने लिया था यहाँ पर इस अक्ष पे, तो उसको लिखा गया। और इधर किसको लिखा गया है, समय। तो ये ग्राफ जो है हमको मिला। और ये इस ग्राफी विधि का पहला ग्राफ है। इसके बाद हम 2 और ग्राफ को जानेंगे। तो ग्राफी विधि में एक से अधिक ग्राफ आपको मिलेंगे। ये पहला ग्राफ आपने पढ़ा। अब हम स्पर्श रेखा जो रहेगी उसकी जो प्रवणता है या ढाल का मान जो है ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ लिख देना है कि स्पर्श रेखा के प्रवणता या ढाल का जो मान है वो किससे निकालेंगे, डेल एक्स बटे डेल टी से ज्ञात करते हैं। तो ये आपको उल्लेख करना होगा। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। अब अभिक्रिया की दर जैसा कि आपने ग्राफ में देखा, तो अभिक्रिया की जो दर रहेगी उसमें से स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होगी। तो इस तरह से लिख देंगे, स्पर्श रेखा के ढाल उसके बराबर जो है हमको देखने मिलेगी अभिक्रिया की दर। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें y अक्ष पर अंतःखंड का जो मान है उसको हमको उल्लेख करना होगा। और इसके विपरीत नीचे जो हम रखेंगे वो x अक्ष पर अंतःखंड का मान रख देंगे। तो x अक्ष पर अंतःखंड का मान। तो इन दो मान
की तुलना में हम निकालेंगे अभिक्रिया की दर। तो इसका हम उल्लेख कर देंगे। अब कुल मिलाकर ये हो जाएगा कि ये मान आएगा डेल एक्स बटे डेल टी। तो इस तरह से हमको अपक्रिया की जो दर है वो समय के साथ क्या होती जाएगी, अपक्रिया की दर समय के साथ परिवर्तन जो होगा उससे हम निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि अभिक्रिया की जो दर रहेगी, अपक्रिया की दर समय के साथ परिवर्तन होगा, तो समय के साथ परिवर्तन का निर्धारण करते हैं, परिवर्तन का निर्धारण करते हैं। तो ये जैसा कि आप ग्राफ पढ़े उसके आधार पर हम अपक्रिया की दर का मान जो है ज्ञात किए। तो इसको जानने के बाद हमें कहेंगे कि अब विभिन्न स्थानों पर जो आगे N2O5 को लेंगे उसके सांद्रण की सहायता से और अधिक ग्राफ को जानेंगे। तो ये पहला ग्राफ था और उस पर आधारित अभिक्रिया की दर। अब हम ग्राफी विधि के अंतर्गत दूसरा ग्राफ जो है जानेंगे, पढ़ेंगे। तो विभिन्न सारणी, एक हम प्रायोगिक सारणी का उल्लेख करेंगे और उसके आधार पर हम विभिन्न ग्राफों को खींचेंगे। तो विभिन्न समयों पर आप देखेंगे तो ये कहना है कि विभिन्न समयों पर N2O5 जो है, N2O5 जो अभिक्रिया आप लिए थे, तो उसके जो सांद्रण है, सांद्रण और पर दर परिवर्तन, इसको हम जानेंगे। तो एक अभिक्रिया जिसका अध्ययन करके हम ग्राफी विधि पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब हम जान रहे हैं कि विभिन्न समयों पर जो N2O5 है, कोष्ठक में सांद्रण को व्यक्त करता है इस पाठ में, तो उसके सांद्रण में दर परिवर्तन कितना होगा इसको हम जानेंगे। तो सारणी में हमको दो तरह के मान मिलेंगे। तो एक जो रहेगा, आप उसमें से विभिन्न N2O5 का जो सांद्रण रहेगा उसको लिखोगे। तो यहाँ पर ये हो गया N2O5 और इसका सांद्रण जो है लिखोगे मोल लीटर ऋण 1, इस तरह से जो है आपको सांद्रण मिलेगा। अब दूसरे में आप दर लिखोगे, दर रेट जो है इसको आप दर्शाओगे, दूसरे सारणी में हमको मान मिलेगा। और इसका मान आप जानते हो कि मोल और लीटर ऋण 1, मिनट ऋण 1, तो दर का मान जो है इस तरह से हमको यहाँ पर देखने मिलेगा। अब जब आप प्रयोग संपन्न करेंगे तो विभिन्न मान आपको मिलेंगे, तो उसको आपको यहाँ पर उल्लेख करना होगा। ये प्रायोगिक मान है, इसको आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 113 × 10⁻⁴। तो ये प्रायोगिक मान रहेगा। और इस समय जो अभिक्रिया की दर रहेगी वो इस तरह से कुछ हमको देखने मिलेगी, 34 × 10⁻⁴ मोल लीटर ऋण 1, मिनट ऋण 1। 34 × 10⁻⁵ ऐसा सुधार कर लीजिए, और मोल लीटर ऋण 1, मिनट ऋण 1। तो जब आप प्रयोग संपन्न करेंगे N2O5 अभिक्रिया के विघटन का, तो उस समय आपको ये मान जानने को मिलेंगे। इसके आगे जैसा कि हम सांद्रण और समय के साथ परिवर्तित होते रहेंगे, समय बीतेगा तो आपको सांद्रण इतना मिल जाएगा कि 84 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर या लीटर ऋण 1 जब मिलेगा, तो उस समय हमको किस तरह से और मान दर का मिलेगा। तो 25 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर आपको मान मिलेगा। अब आगे और आप पढ़ोगे कि 62 × 10⁻⁴ पर किस तरह से हमको मान मिलेगा। तो 18 × 10⁻⁵
मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ये हो गया। अब इसके और आगे जैसे 46 गुणित 10 का घात ऋण 4, ये मान आपको मिलता है। तो इस समय जो है ये रहेगा 13 गुणित 10 का घात ऋण 5। और ये प्रायोगिक मान है और जब प्रयोग संपन्न होगा ये मिलेगा। इधर आपने जैसे देखा कि 35 गुणित 10 का घात ऋण 4 यदि है तो उस समय जो हमको मान मिलेगा 10 गुणित 10 का घात ऋण 5। तो इस तरह से हमको विभिन्न मान रेट के मिलते हैं। रेट मतलब दर, रेट मतलब क्या है, दर, जिसको हम लिखते हैं मोल लीटर ऋण 1 मिनट ऋण 1। N2O5 का ये सांद्रण है। तो विभिन्न समयों पर N2O5 के सांद्रण पर दर परिवर्तन जो है या अभिक्रिया की दर जो है इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न मानों को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर हमको ग्राफ खींचना होगा। तो इस तरह से 2 ग्राफ हमको इस समय खींचना होता है। तो ये विभिन्न मानों से पहला ग्राफ हम खींच रहे हैं। तो इस तरह से 2 अक्ष जैसा कि आप लिख दिए। अब इसमें रेट आपको लिखना होगा। रेट यही वाला लिख दोगे, रेट यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से। और रेट यही इसी में रहेगा मोल और लीटर ऋण 1 और इधर रहेगा मिनट ऋण 1। तो यहाँ पर आप दर लिख दोगे इस तरह से। अब दर अलग अलग समय पर अलग अलग होती जाएगी, उसको आपको लिखते जाना है। जैसे 0.001, 0.002, इधर 0.003 और इधर रहेगा 0.004। अब ये दर के बाद इस अक्ष पे हम चले जाएंगे तो इस अक्ष पर N2O5 रहेगा। तो N2O5 इसका सांद्रण हम लिख देंगे मोल और लीटर ऋण 1। इस तरह से जो सांद्रण है उसको लिखते जाना है। तो यहाँ पर जैसे 0.002 और 0.004, 0.006 इस तरह से यहाँ पर हम N2O5 का सांद्रण लिख देंगे। अब इसके बाद ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो है इस तरह से हमको जो है सरल रेखा प्राप्त होगी। तो ये जो विभिन्न सांद्रण थे, दर थे, तो उनके मध्य ग्राफ खींचा गया। तो ये ग्राफ आपको मिला। अब ये किस बात के लिए ग्राफ है, चित्र है, इसको आप यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। तो किस बात के लिए यहाँ पर ग्राफ है, तो N2O5 का जो सांद्रण है उसको फलन के रूप में विघटन की दर। तो N2O5 जो आप लिख रहे हो, तो N2O5 के फलन के रूप में जो विघटन की दर है, विघटन की दर, तो ये ग्राफ आपने प्राप्त किया है। इसको लिख दोगे कि सांद्रण N2O5 का फलन के रूप में जो N2O5 के विघटन की दर है, तो उस पर आधारित ये ग्राफ हमको जानने मिला। तो ये यहाँ तक आपने अध्ययन किया। अब इसके बाद इस ग्राफी विधि में एक और ग्राफ हमको जानना है। तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे एक इस तरह से फिर अक्ष बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है फिर से हमको रेट लिखना पड़ेगा, जैसा कि आप पहले भी लिखे थे। तो रेट को किस में लिखते हैं, तो मोल लीटर ऋण 1 और इधर रहेगा मिनट ऋण 1। तो यहाँ पर ये जो दर का मान है इस तरह से लिख दिया गया। अब इसका उल्लेख हम कर देंगे फिर से 0.001, 0.002, 0.003,
3। तो इस तरह से जो भी दर थी उसको आपको लिखते जाना है। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के इस तरह से यहाँ तक आप लिख दोगे। 3 शून्य रखिएगा 1, और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 0.004 ऐसे रहेगा। अब इधर हमको सांद्रण ले लेना है। सांद्रण जो है अब N2O5 का रहेगा तो उसका मान हम लोग लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 2 × 10 का घात ऋण 5, 2 के बाद 4 × 10 का घात ऋण 5, इधर 6 × 10 का घात ऋण 5। तो इस तरह से सांद्रण लेंगे। सांद्रण किसका लिया जा रहा है? तो N2O5 का दुगुना सांद्रण। तो इस तरह से आप लिखोगे और इसका मान भी लिख दोगे, तो मोल और लीटर ऋण 2। तो इस तरह से मिलेगा। और इस बार जो हमारा ग्राफ है पहले से इस तरह से मिलेगा, पहले से ज़्यादा मिलता है, और वक्र जो है ग्राफ जो है हमारा इस तरह से देखने मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो चित्र हमको मिल रहा है इस बार वो N2O5 के वर्ग जो है, आप ये कहोगे कि N2O5 पिछले बार इतने ही कहे थे, अब इस बार इतना है। N2O5 के वर्ग के फलन के रूप में, जैसा कि आपने अभी अभी एक ग्राफ में लिखा था, तो फलन के रूप में विघटन की दर। किसके विघटन की दर? तो आप लिखोगे N2O5 के विघटन की दर। तो इसका मान आप इस तरह से रख दोगे तो ये चित्र इस बात को प्रदर्शित करता है। तो ये ग्राफ हमको मिल गया ग्राफी विधि में। ये दूसरा जो ग्राफ है N2O5 का पहले पढ़े थे, अभी अभी हम किसका पढ़े? N2O5 के वर्ग का। अब इस ग्राफ के आधार पर हमको कुछ और चीज़ों को बताना है। तो जो भी आप विभिन्न ग्राफों का अध्ययन किए तो उसके आधार पर हम ये जानेंगे कि अभिक्रिया की जो दर है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे। अब अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर किसके लिए पढ़ा गया बताइए? N2O5 के लिए। तब अभिक्रिया की दर N2O5 का सांद्रण है के बीच एक वक्र तथा बीच एक वक्र मतलब ग्राफ। तो एक ग्राफ इसके बीच हमने जाना है। और दूसरा जो हम जानेंगे तथा अभिक्रिया जो है, दूसरा जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया दर जो है, आप जैसा देख रहे थे कि N2O5 के वर्ग, पहले इसका पढ़े थे फिर उसके दुगुना मान को पढ़े के बीच दूसरा वक्र खींचते हैं, जैसा कि आपने देखा था दूसरा वक्र खींचते हैं। तो ये जैसा कि आपने पहले N2O5 का पढ़ा फिर उसके वर्ग का पढ़ा, तो हमको दो चित्र मिले थे। तो चित्र को देखने से स्पष्ट है कि चित्र से आपने देखा था तो वहाँ से स्पष्ट है कि पहला जो है वो क्या था? सरल रेखा था। पहला ग्राफ हमारा कैसा था? सरल रेखा है। और दूसरा जो ग्राफ हमने दूसरा चित्र में जो प्राप्त किया था तो सरल रेखा है। तो सरल रेखा कहने का मतलब ये हुआ कि जो दर्शाता है कि सांद्रण के समानुपाती है, कि सांद्रण के समानुपाती है। और जो दूसरा चित्र पढ़ा था, दूसरे चित्र के अनुसार आप ये पाए थे कि सरल रेखा नहीं है। दूसरे चित्र में क्या था भाई? कि सरल रेखा नहीं है। तो इतना जो है आपको कहना है कि किस तरह से सरल रेखा था और कैसे सरल रेखा नहीं है। अतः पहले ग्राफ में जो अभिक्रिया की दर थी तो आप इसको पूरी तरह से ऐसे कहोगे, पहले ग्राफ में जो दर थी
ओ बराबर ऐसा थी K/2O5। तो ग्राफ तो पढ़े हम लोग, और ग्राफ की सहायता से किस प्रकार से अभिक्रिया की दर और सांद्रण व्यक्त होता है इसको भी हमने जाना। तो ग्राफी विधि जिसका हम अध्ययन कर रहे थे यहाँ तक पढ़ी गई। अब इसके बाद हम दूसरी विधि पढ़ेंगे। तो ग्राफी विधि के बाद अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, और वो है प्रारंभिक दर विधि। दूसरी विधि हमारी कौन सी है? प्रारंभिक दर विधि। तो ये विधि अब पढ़ा जाना है। प्रारंभिक दर विधि में क्या करते हैं इसको हम पहले जानेंगे। तो इस विधि में क्रिया की दर में परिवर्तन की एक सांद्रण में परिवर्तन करके लाते हैं। तो आप उसी तरह से कह दोगे कि इस विधि में किसी पदार्थ को हमको लेना है, तो किसी पदार्थ में क्रिया की दर में जो परिवर्तन रहेगा, पदार्थ में क्रिया की दर में जो परिवर्तन है, क्रिया की दर में परिवर्तन किसी एक क्रिया कारक के सांद्रण में परिवर्तन करके हम लाते हैं। किसी एक क्रिया कारक के सांद्रण, क्रिया कारक के सांद्रण में परिवर्तन करके लाते हैं। तो आपको एक पदार्थ का क्रिया कारक का जो सांद्रण है वो परिवर्तन करना है, और दूसरे का जो क्रिया कारक है उसका सांद्रण आपको क्या करना है? स्थिर रखा जाता है। तो आप ये भी कह दोगे कि दूसरे पदार्थ का जो दूसरे क्रिया कारक है, क्रिया कारक का सांद्रण जो है वो कैसा रखते हैं? स्थिर रखते हैं, सांद्रण स्थिर रखते हैं। तो आप ये कहोगे कि इस क्रिया में, इस विधि में किसी पदार्थ की जो क्रिया की दर है, इस विधि में क्रिया की जो दर है, इस विधि में क्रिया की जो दर है परिवर्तन किसी एक क्रिया कारक के सांद्रण में परिवर्तन करके लाते हैं, और दूसरे का सांद्रण क्या होता है? स्थिर रखा जाता है। अब आप इसी को कहोगे कि कोई भी अभिक्रिया आप जैसे चयन करते हो जिसमें ए एक पदार्थ है और बी दूसरा पदार्थ है, ए और बी दो पदार्थ हैं, और इन दोनों से क्या बन रहा है? क्रियाफल बनता है। तो इस तरह से क्रियाफल बन रहा है। तो ये आपने लिख दिया। अब इस क्रिया के लिए दर यदि आप निकालोगे तो इस तरह से दर बराबर हो जाएगा, ये पदार्थ का तो रहेगा, और इस तरह से ये पदार्थ रहेगा हमारा, और दूसरा रहेगा बी पदार्थ भी हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। तो दो पदार्थ हमको देखने मिलेंगे, ए और बी। अब मान लो इसमें से ए पदार्थ के m अणु हैं और बी पदार्थ के कितने अणु हैं? n अणु हैं। तो इस तरह तो m ए से संबंधित कोटि है और n जो है b से। तो यहाँ पर आप लिख दोगे m जो है किससे है? ए से संबंधित कोटि है, ए से संबंधित कोटि, और B जो है वो किससे संबंधित? N जो है किससे संबंधित है? B से संबंधित कोटि है। तो M और N क्या है? इसको अभी आप देख रहे हो कि M जो है A से संबंधित कोटि है और N जो है B से संबंधित कोटि है। इसको आपने लिख दिया। पहले प्रयोग में A और B के
सांद्रण लेकर सांद्रण और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो आपको जो यहाँ पर करना होगा, तो पहले आपको क्या करना है, तो ये ए और बी के निश्चित सांद्रण लेकर पहले ए और क्या करना है, बी के निश्चित सांद्रण आपको लेना है। तो निश्चित सांद्रण लेकर आप किसके साथ ग्राफ खींचोगे, समय परिवर्तन जो आप देखोगे, तो समय का वक्र जो है खींच लेते हैं। तो समय का वक्र खींचते हैं। तो ये पहला काम हमको करना है कि ए और बी के निश्चित सांद्रण ले लेना है और समय के साथ उसका क्या करना है, वक्र खींचना है। और निश्चित अंतराल के लिए अब हमको मान मिलेगा, तो आप लिखोगे कि निश्चित अंतराल पर हमको किसका मान मिलेगा इस बार, तो डेल x1, तो आप लिखोगे डेल्टा x1 बटे डेल्टा t का मान मिलता है। तो ये पहला हमको मिलेगा डेल x1 अपान डेल t, ये हमको पहला मिलेगा। दूसरे प्रयोग में b का सांद्रण जो है निश्चित रखते हैं और a का सांद्रण हमको कैसा कर देना है, दुगुना। तो उसी बात को आपको लिखना है कि दूसरे प्रयोग में आपको क्या करना है, बी का सांद्रण निश्चित रखना है। बी जो पदार्थ है उसका सांद्रण आप क्या रखना है, निश्चित रखना है। निश्चित रख कर क्या करना है, ए का जो सांद्रण है उसको दुगुना कर देना है। ए का सांद्रण कैसा करना है, दुगुना कर देते हैं। तो जैसा कि आप उल्लेख कर रहे हैं कि अब दूसरी बार हम बी का सांद्रण निश्चित रखेंगे और ए का सांद्रण को हम दुगुना कर देंगे। तो हमको सांद्रण और समय के वक्र के निश्चित समय अंतराल के लिए, तो आप लिखोगे कि इस बार हमको निश्चित समय अंतराल के लिए अब आपको इस बार क्या मिलेगा, जैसे पहले डेल x1 बटे डेल 2 मिला, तो डेल x2 बटे डेल t प्राप्त होता है। तो इस तरह से पहले हमने डेल x1 अपान डेल t प्राप्त किया और अभी क्या प्राप्त किए हैं, डेल x2 बटे डेल t प्राप्त करते हैं। अब इसके आगे आपको बताया जाएगा। तो अब इसको सूत्र के रूप में हम लिखेंगे किस तरह से जो मान है अब रहेगा। तो पहला मान आपने जो लाया था डेल x2 बटे डेल t, इसको आप लिख दोगे डेल x2 बटे डेल t। अब इसके बाद जो दूसरा मान आपने लाया था वो कितना लाया था, डेल x1 बटे डेल t। तीन दोनों का मान जो है तुलना करेंगे। अब इसके दर जो है, बाद में दर हमको ये पदार्थ का दुगुना कर दिए थे, तो हमको 2a लिखना पड़ेगा। यम b को हमने स्थिर रखा था, तो इस तरह से पहले का हम लिखेंगे तो a था यम और b का इस तरह से आपको मान मिलेगा। तो ये सब मान को रख दिया गया। तो यम इसका जो उत्तर आएगा वो सिर्फ इतना रहेगा 2m। अब आप ये भी कहोगे कि जहाँ यम ए के सापेक्ष अब क्रिया की कोटि है, जहाँ यम जो आपने लिखा है ये वाला यम ए के सापेक्ष क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है।
तो इस तरह से आप इसका उल्लेख कर दोगे। इसी प्रकार हम इन्हीं दोनों प्रयोग को ए को स्थिर रख के बी का हम भी जांच कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप ये भी लिखोगे कि ए को आप स्थिर रख दोगे, ए को स्थिर रखकर अब किसको दुगुना करना है, तो बी को दुगुना कर देना है, उसके सांद्रण को दुगुना करके भी हम मान याद कर सकते हैं। दुगुना करके भी दुगुना करके प्रयोग करते हैं, प्रयोग कीजिए। तो अब इस बार हम उल्टा भी रख सकते हैं कि ए को स्थिर रखना है और बी को कैसा कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। तो जिसमें हमको बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात होगी, तो बी के सापेक्ष जो है अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि को क्या लिखते हैं, n ज्ञात होती है। तो इस बार हमको जो है बी के सापेक्ष जो है अभिक्रिया की कोटि देखने मिलेगी और पूरे जो अभिक्रिया की पूर्ण कोटि होगी उन दोनों को जोड़ देंगे। तो पूर्ण अभिक्रिया की जो कोटि आपके सामने आ जाएगी, पूर्ण अभिक्रिया की कोटि, तो उसका मान कितना हो जाएगा, m + n होगा। तो ये अभी आपने जो दूसरी विधि पढ़ी वो कौन सी विधि है, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में यहाँ तक आपको बताना है। तो अंतिम दर और प्रारंभिक दर और इस तरह से लिखकर उत्तर आएगा 2m। तो पहले हमने ए के सांद्रण को दुगुना किया, अब बी के सांद्रण को भी दुगुना करके प्रयोग कीजिए तो पूर्ण कोटि m + n प्राप्त होगी। अब दूसरी विधि पढ़ी गई। दूसरी विधि जैसा कि आपने देखा उसका क्या नाम था, प्रारंभिक दर विधि। अब हमको तीसरी विधि पढ़ना है, समाकलित दर विधि। तो समाकलित दर विधि, तो इस विधि से भी हम दर स्थिरांक को पढ़ते हैं और इस विधि में अब क्रिया के लिए आप लिखोगे कि इस विधि में अभिक्रिया के लिए विभिन्न समयांतरालों पर, अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना है, विभिन्न समय पर, विभिन्न समयांतरालों पर। तो इस विधि में आप देखोगे कि अभिक्रिया के लिए विभिन्न समयांतरालों पर जो प्राप्त आंकड़े हैं, प्राप्त आंकड़ों को आप ये देखोगे, शून्य कोटि रहेगी, शून्य के अलावा प्रथम कोटि रहेगी, प्रथम, द्वितीय और अंत में रहेगा तृतीय कोटि। तो शून्य कोटि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि जो रहेगी उसके अभिक्रिया के समाकलित समीकरण में रखना है। इस सबको समाकलित समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण में रखते हैं। अब इसमें आगे आप ये उल्लेख करोगे कि जो अभिक्रिया की कोटि है या निम्न कोटि वेग स्थिरांक है, के का मान स्थिर आता है, तो आप इसी को उल्लेख कर दोगे कि निम्न कोटि वेग स्थिरांक और उसका जो मान है वो क्या आता है, स्थिर आता है। तो निम्न कोटि जो वेग स्थिरांक है वो मान स्थिर आता है और यही अभिक्रिया की कोटि होती है।
तो वेग स्थिरांक के का मान स्थिर आता है और वही अभिक्रिया की कोटि है। अब इसको और आगे आपको बताना है कि किस तरह से हम शून्य कोटि का यदि हम पढ़ते हैं तो किस तरह से हमको मिलेगा। तो शून्य कोटि के लिए यदि हम जानना चाहें तो k का मान कितना होता है, x/t, इस तरह से हमको रहेगा। अब x बराबर यदि हम लिखेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो k इंटू क्या हो जाएगा, t। तो ये हमको मिलता है। यह एक सरल रेखा का जो समीकरण है ये रहेगा। तो इसको आप लिख दोगे कि यह किसका रहेगा, सरल रेखा का समीकरण है। तो इस तरह से हमको मान लिखना है जो मूल बिंदु से होकर जाएगा, क्योंकि c बराबर क्या रहेगा, 0। तो इसको आप ये भी कहोगे कि जो कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाता है। सरल रेखा ऐसे हमको मिलेगी, क्योंकि इसमें आप ये भी कहोगे कि c बराबर कितना है, 0, इसलिए मूल बिंदु से हमको जाएगा। t के सापेक्ष जो है मोलर सांद्रण और x के बीच आरेख खींचे तो t समय है हमारा, तो t के सापेक्ष जो है किसके बीच ग्राफ खींचना है, t के सापेक्ष मोलर सांद्रण आपको लेना है। क्या लेना है, मोलर सांद्रण। तो t समय के सापेक्ष जो है मोलर सांद्रण और x के बीच यदि आप आरेख खींचोगे तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो सांद्रण के आरेख जो है, सांद्रण x आरेख खींचें तो आपको कैसा मिलेगा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब इसको आपको बताना है कि कैसे आप विभिन्न प्रकार के ग्राफ खींचोगे। तो यहाँ तक ये आपने उल्लेख किया। अब हम विभिन्न ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ पहले हमको 4 ग्राफ खींचना है। इस तरह ये शून्य कोटि का रहेगा, ये जो है प्रथम कोटि का, ये द्वितीय कोटि का और एक किसका रहेगा, तृतीय कोटि का। अब अलग अलग हमको लेते जाना है। इस अक्ष पे क्या लेना है, x, और इस अक्ष पे क्या लेना है, t। तो शून्य कोटि का ग्राफ हमको कैसे मिलता है, सीधा मिलेगा। तो ये जो चित्र है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है वो किसका लिए ग्राफ है, बताइए, शून्य कोटि। अब इसके बाद दूसरा में आ जाते हैं। प्रथम जो रहेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया रहेगी, तो ये रहेगा log a माइनस x, तो इसके बीच रहेगा और t तो रहेगा यहाँ पर भी। तो ये जो b रहेगी वो किसका रहती है, प्रथम कोटि। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, log मान रहेगा 1/a माइनस x, तो इतना मान हम लेंगे और यहाँ पर किसका मान रहेगा, t। तो ये कौन सी हो जाएगी, प्रथम कोटि के बाद ये किसका है, द्वितीय कोटि। तो इस तरह से अब अंतिम जो मान मिलेगा वो इसमें 1/a माइनस x का वर्ग हो जाएगा इसी का। तो 1/a माइनस x का वर्ग। तो इसके बीच ग्राफ खींचेंगे और नीचे में वही रहेगा समय, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इसको आप कहोगे तृतीय कोटि। तो ये कौन सी अभिक्रिया के लिए है, तृतीय कोटि। तो इस तरह से हम देखते हैं और विभिन्न ग्राफ हमको प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है।
अब आप यहाँ पर लिखोगे, यदि किसके किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं, तो आपने जैसा कि पहले देखा है कि log a माइनस एक्स, ये वाले को हम पहले बता रहे हैं, और t के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये सरल रेखा होगी। तो यदि log a x तथा जैसा कि देख रहे हो t के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो कैसा होता है, सरल रेखा। जैसा कि आप विभिन्न ग्राफ में इसमें इस तरह से प्राप्त होगा, और प्रथम कोटि में आपको इस तरह से मिलेगा, द्वितीय कोटि में आपको इस तरह से मिलेगा। तो इसको भी दर्शा लीजिए। तो यदि log a माइनस एक्स था t के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो सरल रेखा प्राप्त होगी, और सरल रेखा प्राप्त होती है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि होगी। प्रथम कोटि का ग्राफ जो है आप देखोगे। अब दूसरा, यदि आप कहोगे कि यदि ये वाला 1/a माइनस एक्स इसका ग्राफ खींचोगे, तो यदि 1/a माइनस एक्स तथा किसके बीच ग्राफ खींचा आपने, t के मध्य, और ग्राफ खींचते हैं तो इस बार आप क्या देखोगे तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ये कौन सी कोटि की होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं, तो 1/a माइनस एक्स हो गया। अब 1/a माइनस एक्स स्क्वायर का भी यदि आप उल्लेख करोगे, तो यदि 1/a माइनस एक्स का वर्ग तथा t के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, तो t के मध्य ग्राफ खींचें तो कैसा रहेगा, तो कौन सी कोटि का हो जाएगा इस बार, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से आपने जाना ये कौन सी विधि पढ़ी जा रही है, तो ये है समाकलित दर विधि। तो समाकलित दर विधि में जैसा कि आप देख रहे हैं कि x और t के बीच ग्राफ खींचा गया तो शून्य कोटि का है। log a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ खींचे जो ऐसा प्राप्त हुआ, ये कौन सा है बताइए, प्रथम कोटि का। 1/a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ खींचे तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ मिला वो कौन सी कोटि का है, द्वितीय कोटि। अब 1/a माइनस एक्स का वर्ग कर दिए और t के बीच ग्राफ खींच दिए तो ये कौन सी कोटि का हो गया, तृतीय कोटि। अब इसी को हम शून्य कोटि को तो लिख डाले थे, और यदि log a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचे तो सरल रेखा ये प्रथम कोटि का है। 1/a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचे थे कौन सी कोटि का है, द्वितीय कोटि का। और आखिरी वाला देखे 1/a माइनस एक्स वर्ग तथा t के मध्य ग्राफ खींचे तो ये कौन सी कोटि का होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो अभी हम लोगों ने कि जो क्रिया की दर और कोटि का जो निर्धारण है उसकी तीन विधियां पढ़ी। पहली विधि कौन सी थी, ग्राफी विधि, हाँ। दूसरी विधि प्रारंभिक दर विधि या आरंभिक दर विधि, हाँ, वो पढ़ी गई, प्रारंभिक दर विधि। और अभी अभी तीसरी विधि पढ़ा गया, वो कौन सा कहलाता है, समाकलित दर विधि। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना, क्या पढ़ा, अभिक्रिया की दर तथा कोटि निर्धारण की विधियां। तो तीन विधियां हैं। पहली जो विधि है वो ग्राफी विधि थी, दूसरी विधि प्रारंभिक दर विधि, और अभी अभी तीसरी विधि पढ़ी गई समाकलित दर विधि। तो आप सबने इतना जाना, इन सभी विधियों को पढ़ा। धन्यवाद।